किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है और उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, कैसे रखना है, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, फर्स्ट फिंगर किधर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, जैसे इससे हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड। अब इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अब हमको क्या करना है, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो। इसके लिए लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, वो ध्यान रखना, राइट हैंड यूज मत कर लेना गलती से। ठीक है जी। अब फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, तो आपको हाथ को इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, और मिडिल फिंगर किधर जा रही है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट इधर ही जा रहा है तो मिडिल फिंगर भी इधर ही है, देखो। ठीक है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। डॉट का सिंबल किसके लिए होगा, कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको बताने के लिए। अब बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाया हुआ है हमने। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर को आउटवर्ड कर लिया। करंट किधर है, नीचे की तरफ है, तो हाथ को घुमाना है, ऐसे नहीं कि इस उंगली को मरोड़ दो कहीं। क्या करना है, हाथ को ऐसे घुमाना है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इधर, है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब लेफ्ट साइड में इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बोलो आया क्या समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। अपने आप थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। जो भी थंब की डायरेक्शन होगी ना, वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको कंसिडर करनी है। क्लियर है एकदम। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताओ इसके अंदर, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = QVB sin थीटा। उसी तरीके से अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा, वही हमको इस टॉपिक में कैलकुलेट करके बताना है। टारगेट समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज करो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में हमने कंसिडर कर लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। हमने वायर को यहाँ पे कैसे रखा हुआ है, तो वायर को हमने जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। कौन सी एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, जेड एक्सिस के अलोंग। कौन सी है जेड एक्सिस, ये वाली लाइन, इसके अलोंग रखा हुआ है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक वायर है और इसको हमने कौन सी एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है,
जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ये देखो, ये हमने एक वायर एज्यूम कर लिया। वायर की जो थिकनेस है यानी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है सपोज करो a, और इसकी जो लेंथ है वो है l। तो ये कोई l लेंथ का वायर हमने एज्यूम किया हुआ है, और ये कौन सी एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है? जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। वैसे प्रैक्टिकली जेड एक्सिस किधर होगी? बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किधर होती है? आउटवर्ड होती है। तो ये वायर ऐसे रखा हुआ है, तो आप डायग्राम में तो उसको ऐसे इमेजिन करना, है ना। डायग्राम तो बोर्ड पे ऐसे ही बनेगा, बाकी एक्चुअल में ये वायर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस वायर में कुछ करंट भी फ्लो हो रहा है। सपोज करो करंट की डायरेक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे मैंने मान लिया कि जेड एक्सिस के अलोंग इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर इसके अंदर जेड एक्सिस के अलोंग हमने करंट एज्यूम किया है, तो बताओ इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे जिससे ये करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा? करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बात हमको पता है। तो यहाँ पे अगर करंट जेड एक्सिस के अलोंग है, करंट कौन सी डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे? माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। इधर माइनस जेड एक्सिस होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जा रहे हैं माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। इस डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, जिसकी वजह से करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या? सिचुएशन समझ में आ गई? अब एक चीज़ और बता दो, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, याद है क्या? I इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। यहाँ पे माइनस का सिंबल क्या बता रहा है? यहाँ पे माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी यानी कि एवरेज वेलोसिटी होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। माइनस के सिंबल का बस इतना ही मतलब है, ठीक है। बाकी चीज़ें इस फॉर्मूले में आपको पता होंगी। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर, उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है। ई मतलब क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ए मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और वी डी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर इतनी बात? ठीक है जी। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने का रीज़न क्या है? देखो, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है इस रीजन में। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ पे वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जब इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो इनके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उस टोटल मैग्नेटिक फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो भी टोटल मैग्नेटिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगा, वही आपको इस वायर के ऊपर दिखेगा। क्योंकि वायर के ऊपर इसी वजह से एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगने का रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगाएगा और वही फोर्स आपको वायर के ऊपर लगता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस वायर के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा, तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है जो मूव कर रहा है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इस Q की वैल्यू को, उस टोटल चार्ज की वैल्यू को जब यहाँ पे आप पुट कर दोगे फॉर्मूले में, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे V की जगह, तो अपने पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा जो इस वायर के ऊपर लगेगा। ठीक है,
तो ये अपना तरीका रहेगा कैलकुलेशन का। तो क्यू कैलकुलेट करना अब अपना टारगेट है कि टोटल चार्ज कितना है इस वायर के अंदर जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हमको दे रखा है कि ये जो वायर है, मान लो कि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n, जो इस फॉर्मूले में भी आ रही है ना टर्म n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर मान लो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n। अगर मुझे ये पता करना है कि इस वायर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है ना कि चार्ज कितना मूव कर रहा है इसके अंदर, तो पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो कंडक्टर का। ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a और लेंथ है l, तो वॉल्यूम कितना होगा a इंटू एल। क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है, बोलो a इंटू एल के बराबर है। और अगर मैं आपको पूछूँ कि बताओ कि इसके अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर घूम रहे हैं। अगर मुझे इतने वॉल्यूम में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो मैं n से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वॉल्यूम को। जैसे मुझे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इसने बोला कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 50 फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो क्या करोगे 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तो कितने आ जाएंगे 250 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से जब आपने इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया तो इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो n से, तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और इन पे टोटल चार्ज कितना होगा वो भी आप इजीली बता सकते हो। टोटल चार्ज कितना होगा बोलो, इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। टोटल चार्ज होगा बोलो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना -e, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना -NaL इंटू ई। आया समझ में? तो ये आ गया टोटल चार्ज। अब आपको ये पता करना है कि टोटल फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, तो ये फॉर्मूला चिपका दो अब सीधा। F इक्वल्स टू Q की जगह क्या पुट करना है -NaL इंटू ई, और V की जगह क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है Vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एवरेज वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं। क्या, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं। सबकी वेलोसिटी Vd के बराबर है, तो Vd आ गया यहाँ पे, n2 आ जाएगा B इंटू साइन थीटा। थीटा कितना लेना है, तो वैसे तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी -z एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में 90 डिग्री हुआ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। मान लो कि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसके लिए मैं साइन थीटा को साइन थीटा ही रख लेता हूँ। थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, वायर टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रखा हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, इसलिए इसको थीटा ही रखा है हमने। तो बोलो F इक्वल्स टू क्या आ गया, अब आप बताओ -NeAVd, ये सब मिला के क्या बन गए I। हमको पता है ना I इक्वल टू क्या होता है -NeAVd, तो इसकी जगह तो मैं I लिख देता हूँ। बाकी क्या बचा, L बचा, और क्या बचा B, और क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन गया ILB साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उस पर तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है QEB साइन थीटा, और कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है ILB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखोगे तो आपको लिखना होगा F इक्वल्स टू I इंटू, है ना, I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया है तो इसकी डायरेक्शन भी आपको फिर एज्यूम करनी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन मानी जाती है हमेशा करंट के अलोंग। जो लेंथ है यहाँ पे उसको मैंने वेक्टर माना है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर मानी जाती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे इस डायग्राम के अंदर बताओ, इस वायर की जो लेंथ होगी वो कौन सी डायरेक्शन में मानी जाएगी, जेड एक्सिस के अलोंग। कौन सी डायरेक्शन में करंट है यहाँ पे, जेड एक्सिस के अलोंग है। तो आपको जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपको लेंथ की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, डायरेक्शन कंसिडर करने से आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर पाओगे, क्योंकि L क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी वही आपको फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो L की डायरेक्शन किधर लोगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वायर में करंट आउटवर्ड आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग मतलब आउटवर्ड। तो ये मान लो वायर ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट आउटवर्ड है, तो L की डायरेक्शन तो करंट के अलोंग एज्यूम करनी है, तो आउटवर्ड मानी जाएगी। तो L इधर है और B इधर है, तो L क्रॉस B करोगे तो थंब ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, L क्रॉस B से थंब ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर की जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में कंसिडर की जाएगी बोलो, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। आप चाहो तो इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर लो, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फर्स्ट फिंगर को इधर कर लिया। करंट किधर है, जेड एक्सिस के अलोंग मतलब आउटवर्ड, तो मिडिल फिंगर को आउटवर्ड डायरेक्शन में कर लिया, तो थंब देखो किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो मतलब फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। दो तरीके से आप पता कर सकते हो डायरेक्शन। एक तो ये तो तरीका है ही अपने पास में, L क्रॉस B से आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या बताया आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप पता कर सकते हो। दोनों से आप पता कर सकते हो डायरेक्शन, जो आपको इजी लगे उससे आप कैलकुलेशन कर लेना। आया समझ में।